हेलो डियर लर्नर्स, आई एम छविराज। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जो क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक की हिंदी पाठ्य पुस्तक की चैप्टर 1 राख की रस्सी है। ये एक लोक कथा है जो कि एक तिब्बत के एक इलाके की है, राख की रस्सी। तो चलिए आज हम इस लोक कथा को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ और इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गानपो के मंत्री थे। तो लोनपो गार जो है एक आदमी का नाम है, एक मंत्री का नाम है जो कि तिब्बत के थे और तिब्बत के 32वें राजा मतलब 22 ओके 22nd किंग 32वें राजा सोनगव सेन गानपो के मंत्री थे। सोनगव सेन क्या एक राजा थे, उनकी मंत्री थे लोनपो गार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब उसका बेटा हुआ था उसके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो जो लोनपो गार जो थे वो अपनी चालाकी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो बहुत ही चालाक थे और उनके हाजिर जवाबी मतलब कि अगर उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता था तो वो जल्दी ही जवाब दे देते थे। मतलब कि अगर किसी ने भी उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब उनके सामने हाजिर होता था। उनका जवाब वो बहुत ही चालाकी से और चतुराई से देते थे और बहुत ही जल्दी। उनके सामने कोई टिकता ना था, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था ज़्यादा देर तक। लड़ाई में नहीं बल्कि बुद्धिमानी में और चालाकी में उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मतलब उसके पास पैसा खाना पानी सब कुछ था और वो दूर दूर तक मशहूर थे। चैन से जिंदगी कट रही थी, मगर जब उनका बेटा हुआ था उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब जब उसका बेटा जो हुआ तो उसके लिए एक चिंता का विषय बन गया। अब वो चिंता का विषय क्या था? कारण यह था कि वह बहुत ही भोला था। होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मगर मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? तो कारण क्या था कि उसका जो बेटा था वो बहुत ही भोला भाला था। वो क्या था? बहुत ही भोला भाला था उसका बेटा। होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि होशियार बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल भी चालाक नहीं था उनके पापा लोनपो गार की तरह। लोनपो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। लोनपो गार सोचे कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, अगर मैं जब मर जाऊंगा मतलब कि मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तब उसका काम कैसे चलेगा? वो अपने घर के लिए पैसे अनाज पानी कहाँ से लाएगा? एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मतलब अब हुआ क्या कि एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ दी। भेड़ मतलब सिप दी लोनपो गार ने अपने बेटे को, और देते हुए कहा कि तुम्हें इन्हें शहर लेके जाओ, सिटी मतलब टाउन लेकर जाओ, शहर लेकर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना मत, और इन्हें ना ही तुम मार सकते और ना ही तुम बेचोगे ऐसे। इन्हें वापस लाना, उन्हें क्या करना, घर वापस ले आना, और साथ ही में 100 जौ के बोरे भी लेके आना। आपने जौ देखा होगा, एक अनाज होता है, तो उनके 100 बोरों के साथ घर वापस आना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम उन भेड़ों के साथ और 100 बोरों के साथ 100 जौ के बोरों के साथ घर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और इतना कहकर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ओके, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। अब लोनपो गार का बेटा कहाँ गया? शहर तो पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे?
वह इस समस्या पर सोचने विचारने लगा। सड़क किनारे बैठ गया मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। कहा, क्या बात है तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोनपोगार का बेटा अपना हाल कहा सुनाया। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो क्या हुआ कि लोनपोगार का बेटा अब कहाँ गया? शहर गया। लेकिन उसको तो 100 बोरे खरीदने थे, जौ के बोरे। तो उनको खरीदने के लिए तो उसके पास पैसे थे ही नहीं थे ना। तो ये समस्या थी, एक समस्या मतलब प्रॉब्लम थी। तो अभी वो क्या करे ये सोचने लगा और वो सड़क के किनारे बैठ गया। सड़क के किनारे मतलब फुटपाथ पे वो बैठ गया और सोचने लगा, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कोई भी हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इसका प्रॉब्लम का क्या समाधान होगा ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तो वो क्या हो गया, बहुत सैड हो गया, दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी क्या हुआ कि एक लड़की आ गई, उसके सामने में खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो उसने उसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कहा सुनाया। तो लोनपोगार का जो बेटा था उसने अपना हाल कहा सुनाया कि उसके पिताजी ने उसे शहर की तरफ रवाना किया है और कहा है कि 100 जौ के बोरे भी ले आना और भेड़ भी दी हैं। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो ये किसने कहा? लड़की ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका समाधान निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो अब क्या हुआ कि ये कहकर लड़की ने भेड़ के बाल उतार दिए। मतलब कि भेड़ के शरीर पे जो बाल होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे है ना बाल, ये बाल है भेड़ के शरीर पर। तो क्या किया उसने कि इन बालों को उतार दिया, इन बालों को छील दिए भेड़ के बालों को, और उन्हें क्या किया, बाज़ार में जाकर बेच दिया। और उनसे बेच कर जो रुपए मिले उनसे वो क्या कि 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। 100 जौ के बोरे खरीद ली और उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार को लगा उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब क्या हुआ कि लोनपोगार का जो बेटा था उसे क्या लगा कि मैंने तो 100 बोरे खरीद लिया, मेरे पिताजी क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। तो हुआ क्या कि उनके पिताजी खुश नहीं हुए। उनकी आप बीती पर मतलब कि जो के साथ हुआ उस पर उन्होंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब उनका बेटा आया कमरे में और उन्हें बताने लगा, तब क्या कि उसके पिताजी कमरे से उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर से बुलाया और कहा कि पिछले बार तुमने भेड़ों के बाल उतारे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुम भेड़ों के बाल उतार कर बेच दिया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, जिन भेड़ों के तुमने बाल उतारे उन्हीं भेड़ों को तुम लेकर जाओ और साथ में 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसे मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने अपनी मुश्किल का सुनाई। अब तो बिना 100 जौ के बोरे के मेरे पिता मुझे घर नहीं गुजरने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। लोनपोगार के बेटे को
सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो अब हुआ क्या कि लोनपोगार का बेटा जो था वो एक बार फिर से निराश हो गया, उदास हो गया, और वो कहाँ गया, शहर गया। और जहाँ पे वो पिछली बार बैठा था वहीं पर उसी जगह पर जाके वो बैठ गया। और उसे अभी लग रहा था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। उसे पूरा यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि वो लड़की जो थी वो उसकी मदद करने के लिए आई। और जब वो आई तब उस लोनपोगार के बेटे ने उसकी मुश्किल कहा सुनाई, मतलब कि उसे जो मुश्किल थी कि उसे अब फिर से 100 जौ के बोरे लेकर घर जाने हैं, वरना उसके पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तो उसने ये कहा सुनाई। तो अब जो लड़की थी वो सोचने लगी और फिर सोच कर बोली कि एक तरीका है। तो उसने क्या किया, जो भेड़ थे उनके सींग काट लिए। भेड़ के सींग होते हैं ना, तो उनको क्या किया, उन्होंने काट लिया। ये देखिए यहाँ पे भेड़ के सींग है। तो उस लड़की ने क्या किया कि उन सींगों को काट लिया। तो फिर उन्हें बेच दिया। फिर उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। वो जो सींग काटे थे उसने उसे वो बेच दिया, और उनसे जो रुपये मिले उनसे वो 100 जौ के बोरे खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब वो जो बोरे थे उन्हें लोनपोगार के बेटे को दे दिया और कहा कि अब तुम घर जाओ। भेड़ों और 100 जौ के बोरों पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसे विजयी भाव से सारी कहानी कहा सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोला, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा एक ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो अब क्या हुआ कि जब वो भेड़ और 100 जौ के बोरे पिता के पास जाके दे दिया, तो वो क्या था, बहुत खुश था। लोनपोगार का बेटा बहुत ही खुश था कि अब मेरे पिता भी खुश होंगे। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कहा सुनाई। तो अब उसे लगा कि मैं तो अब जीत के आया हूँ। तो उसने विजयी भाव से उसने क्या कि सारी कहानी कहा सुनाई जो भी उसके साथ हुआ था। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो यह सुनकर लोनपोगार उनसे बोले कि उस लड़की के पास जाओ और उन्हें कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। और उसके बेटे ने क्या किया कि वह लड़की के पास जाकर उसे कह दिया कि उसे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर देनी होगी उसके पिताजी को। तो लड़की ने एक शर्त रखी कि वो रस्सी तो बना देगी, लेकिन उस रस्सी को तुम्हारे पिता के गले में पहननी होगी, तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। लेकिन यह बनाना तो असंभव था, इसलिए लोनपोगार ने सोचा कि ऐसे रस्सी बनाना ही असंभव है, ऐसे रस्सी तो बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी को देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो अब क्या हुआ, तो अगले दिन वह लड़की ने क्या किया कि 9 हाथ लंबी रस्सी, उनके पिता ने क्या कहा था कि 9 हाथ लंबी रस्सी राख की रस्सी बनाकर देने के लिए। तो उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा, मतलब कि एक पत्थर लिया
कि पत्थर का सील कैसा होता है, हल्का इस तरह का होता है। तो उस पर क्या किया, उस पे उस रस्सी को रखा और उसे जला दिया, उससे जला दिया। तब रस्सी तो जल गई, लेकिन मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। मगर रस्सी जिस तरह की थी, रस्सी इस तरह की होती है ना, तो इस तरह की रस्सी का आकार का राख बन गया। इस तरह की रस्सी की आकार की राख बच गई, लेकिन रस्सी जल गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और वो जो सील पर रखी थी वो सील भी उठाकर वो ले गई और लोनपोगार के पास ले आई। और उसने कहा कि अब ये रस्सी तो मैं ले आई, अब इसे पहनो। शर्त जो मैंने रखी थी तो आपने उसे मंजूर भी की, तो अब इस रस्सी को आप पहनो। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। अब जब लोनपोगार ने उस रस्सी को देखा तो वो दंग रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है, वह हाथ लगाते ही टूट जाएगी। तो वो जो लोनपोगार थे वो तो समझते थे, इतना तो वो जानते ही थे कि राख की रस्सी को तो गले में पहन ही नहीं सकते, उसे तो उठा भी सकते हैं, उसे तो उठा भी नहीं सकते हैं, तो उसे पहनेंगे क्या। हाथ लगाते ही वो रस्सी टूट जाएगी। जैसे उसे हाथ लगाएंगे, हल्का सा भी छुएंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी। लड़के के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी कुछ भी नहीं थी। तो वो लड़की क्या थी, बहुत ही समझदार थी। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। मतलब अब क्या हुआ कि बिना वक्त गवाए तो लोनपोगार ने क्या किया कि बिना वक्त गवाए उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। वे सोचे कि अब वे क्या सोचे होंगे कि वो लड़की बहुत ही समझदार है और मेरा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, वो लड़की अगर इसके साथ रहेगी तो मेरा बेटा भी थोड़ा समझदार बन जाएगा, मतलब संगति होगी तो समझदार तो बन ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसके बाद फिर उन दोनों की धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ओके, तब इनके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करना भी ना भूलें। लेकिन अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।